हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, ये नई बुक मैं लेके आया हूं, वाईसीटी की ही है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उनका ये कंपाइलेशन है। इसको चैप्टर वाइज कर दिया गया है। हिस्ट्री में जैसे चैप्टर वाइज, वैसे ही पॉलिटी में चैप्टर वाइज कर दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे लोगों के लिए जो कि लगातार यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जीएस अगर वो पढ़ना चाहें तो बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट ये बुक हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी। तो चलिए इस सीरीज़ का श्री गणेश करेंगे, ठीक है। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हैं और बहुत सारे बुक्स का मास्टर वीडियो और उसकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव, अरिहंत की 25,000 वन लाइनर, अरिहंत की सब्जेक्टिव बुक, इसके अलावा घटना चक्र की मोस्ट ऑफ द बुक्स, चाहे वो पॉइंटर की हो, चाहे वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की हो, स्पीडी की लगातार करंट अफेयर्स एंड सो ऑन, बहुत सारी किताब मैंने कवर कराया है। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कंटेंट में आप देख सकते हैं, स्क्रॉल कर देता हूँ और सीधा मतलब इसमें सब कुछ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ कवर्ड है, इंक्लूडिंग साइंस ऑल्सो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है वैसे लोगों के लिए जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ नहीं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चीज़ें तो यही हैं, जीएस तो जीएस ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक नंबर 1 होने वाला है वो है इंडियाज़ प्री हिस्टोरिक कल्चर। टॉपिक 1 जो है वो इंडियाज़ प्री हिस्टोरिक कल्चर है। इसके कुछ सवाल हैं, 30+ सवाल हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्री हिस्टोरिक कल्चर से सवाल कहता है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में एक तरफ है आर्कियोलॉजिकल साइट और लिस्ट 2 में उनका प्रेजेंट लोकेशन, वो किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। तो इसका सही मैच जो है दोस्तों, नेवासा जो है, नेवासा एक पेलियोलिथिक साइट है। ये सारे साइट पेलियोलिथिक हैं, कुछ अपर पेलियोलिथिक के हैं, कुछ मिडिल के हैं, कुछ लोअर के भी हैं। तो नेवासा एक पेलियोलिथिक साइट है और ये पड़ता है कहाँ पे? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। नेवासा जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आता है इसामपुर, एक लोअर पेलियोलिथिक साइट है इसामपुर। इसामपुर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? कर्नाटका में। ये पड़ता है कर्नाटका में और कर्नाटका के बेलगांव ज़िले में ये पड़ता है। फिर आता है दिदवाना। दिदवाना एक राजस्थान का साइट है, राजस्थान का साइट है जो कि राजस्थान के नागौर ज़िले में ये पड़ता है, ठीक है। और ये मिडिल पेलियोलिथिक ये साइट है। इसके बाद आखिरी जो साइट है ये है गुदियम। गुदियम जो साइट है दोस्तों, ये तमिलनाडु का ये साइट है, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तो नवासा मैंने बताया था महाराष्ट्र के अहमदनगर में। इसके अलावा इसामपुर मैंने बताया था कि कर्नाटक के बेलगांव में पड़ता है। दिदवाना पड़ता है राजस्थान के नागौर ज़िले में। इसके अलावा गुदियम जो है, गुदियम पड़ता है तमिलनाडु के थिरुवरुर में। तो इस तरीके से मैच बनता है, आंसर होगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि लिस्ट करना है, अगेन मैच, लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो एक तरफ है गॉड्स और दूसरी तरफ है उनके सिंबल्स। तो हम जानते हैं कि शिव जी का त्रिशूल सिंबल होता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्राइडेंट बोलते हैं। शिव जी का कुछ इस तरीके का सिंबल होता है जिसे हम त्रिशूल कहते हैं, ठीक है, और इसे हम ट्राइडेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो शिवाजी का हो गया ट्राइडेंट। विष्णु का चक्र होता है उनके हाथ में, हमेशा देखिएगा राइट हैंड में उनके चक्र घूमता रहता है, इनके राइट के इंडेक्स फिंगर में चक्र घूमता रहता है। गणेश जी का होता है रोप, जिसे नूज भी कहते हैं, एक रस्सी जैसा ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पासा भी कहते हैं। एक पुराना ये एक जो है आर्मामेंट हुआ करता था। तो गणेश जी के लेफ्ट हैंड में ये रहता है, लेफ्ट हैंड में ये रहता है गणेश जी के। सरस्वती जी का तो सभी जानते होंगे, बीना वादक उनको कहा जाता है, बीना से जुड़ी हुई हैं। बीना उनका फेमस जो है, उनका कहीं ना कहीं सिंबल है। तो इस तरीके से मैच जो देखेंगे तो डी आंसर होगा।
डी आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अरेंज करना है आपको फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स। देखिए मेसोलिथिक साइट ज्योग्राफिकली आपको मैच करना है, इसको वेस्ट टू ईस्ट आपको सजाना है, वेस्ट टू ईस्ट आपको सजाना है। देखिए जो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो उस प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग बांट सकते हैं पेलियोलिथिक में, फिर आता है मेसोलिथिक, फिर आता है नियोलिथिक, और फिर आता है कैल्कोलिथिक, और लास्ट में आयरन एज आता है। तो हम मेसोलिथिक की बात कर रहे हैं, मेसोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं। तो मेसोलिथिक साइट की इन सभी साइट की बात करें तो इसमें से तो मैक्सिमम जो है यूपी में है और एक जो है इसमें वेस्ट बंगाल में है। तो एक बार देख लेते हैं, मैप पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये भारत का रफली मैंने मैप ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पैसारा जो है वेस्ट बंगाल में ये साइट पड़ता है, पैसारा, पैसारा सॉरी बिहार में पड़ता है समवेयर यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें से जस्ट ए सेकेंड, फिर से मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वेस्ट टू ईस्ट हम लोग सजा रहे हैं, तो सबसे पहले ईस्ट से चलते हैं। ईस्ट में आएगा सबसे पहले बीरभानपुर, जो कि बीरभानपुर समवेयर यहाँ पे पड़ता है, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बीरभानपुर। फिर आता है पैसारा, जो कि बिहार में पड़ता है समवेयर यहाँ पे, पैसारा बिहार में पड़ता है। फिर आता है लिखाहिया, लिखाहिया ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और फिर आता है लिखाहिया के बाद महादाहा, प्रतापपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महादाहा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट इधर से जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 नंबर सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका 2 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर। इस तरीके से मैच बनेगा। ठीक है, इस तरीके से मैच बनेगा। फिर से बता दूं, पैसारा जो है बिहार में पड़ता है, लिखाहिया, लिखाहिया जो है दोस्तों ये पड़ता है आपको यूपी में, और महादाहा भी यूपी में पड़ता है, बट बीरभानपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कहता है कि ज्योग्राफिकल ऑर्डर, ज्योग्राफिकल ऑर्डर जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर देखें आप मेसोलिथिक साइट्स इन महादाहा जो है, महादाहा सबसे वेस्टर्न साइट हो जाएगा इन चारों में। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये पड़ता है। लेखाहिया ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पैसारा मैंने बताया था बिहार में पड़ता है, और बीरभानपुर जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, फ्रॉम विच रॉक केव ऑफ इंडिया मोस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड। तो भीमबेटका, भीमबेटका एक एमपी में एक साइट है जहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि पेलियोलिथिक पीरियड से लेकर मेसोलिथिक पीरियड तक यहाँ पे लोग रहा करते थे। ठीक है, पेलियोलिथिक के भी जो मानव थे वो भी रहते थे यहाँ पे, और मेसोलिथिक के पीरियड के भी मानव यहाँ पे रहते थे। नियोलिथिक में ये साइट नहीं रहा। ठीक है, पेलियोलिथिक तक ही जो है, पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक में ये यूज हुआ काफ़ी ये साइट भीमबेटका। भीमबेटका में देखा गया है कि लगभग 760 यहाँ पे केव्स पाए गए हैं, और इनमें से 760 में से मोस्ट ऑफ देम यानी कि 500 केव्स में पेंटिंग देखी गई है, जिसमें उन्होंने मोस्टली जो है डांसिंग, शिकार करते हुए, हंटिंग वगैरह और ऐसी चीज़ों को इन्होंने दिखाया है। कुछ जानवरों के फ़ोटो बनाए हैं, मतलब वो लीनियर टाइप की ड्राइंग करी है इन्होंने उन केव्स पे। तो भीमबेटका इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भीमबेटका जो है वो ओल्डेस्ट पेंटिंग का एक साइट माना जाता है। सो फ्रॉम भीमबेटका रॉक केव विच इज़ इन मध्य प्रदेश, मोस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड। द पेंटिंग्स फाउंड एट भीमबेटका रॉक केव आर सेड टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म है ह्यूमन एक्सप्रेशन का, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग जो है लोगों ने बनाई है। मोस्ट ऑफ दीज आर डन इन द रेड एंड वाइट कलर, जो है यूज जो हुआ है वो रेड या वाइट कलर यूज करके इन्होंने केव के वाल पे बनाया है। द ओल्डेस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स इन भीमबेटका इज बिलीव टू बी अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले कभी किसी ने पेंटिंग करी होगी। आउट ऑफ द 760 रॉक शेल्टर्स, 500 जो ऐसे रॉक हैं शेल्टर हैं जिनमें पेंटिंग की गई है।
इस बंदे को, रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ साउथ इंडियन जियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, फादर ऑफ जो है साउथ इंडियन जियोलॉजी भी कहा जाता है इनको। सो ही वॉज ए ब्रिटिश पर्सन थे एंड ही वॉज ए जियोलॉजिस्ट। सो रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट इन इंडिया ही वॉज ए जियोलॉजिस्ट। तो मैंने बताया ना कि रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है प्राइमरली एक जियोलॉजिस्ट थे, और वैसे तो ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, लेकिन प्राइमरली जो थे ये एक जियोलॉजिस्ट थे। ही वॉज हु डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट पेलियोलिथिक स्टोन टूल, जो कि एक हैंड एक्स था। हैंड एक्स इंडिया का पहला पेलियोलिथिक स्टोन टूल इन्होंने हैंड एक्स की खोज करी थी। इसको खोज की थी इन्होंने 1863 में फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड पल्लवपुरम, जो कि नियर मद्रास पड़ता है, नाउ चेन्नई में पड़ता है। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साउथ इंडियन जियोलॉजी। ठीक है, साउथ इंडियन जियोलॉजी के ये फादर माने जाते हैं। वाइल आर्कियोलॉजिस्ट रिगार्ड हिम एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री ऑल्सो। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री इनको माना जाता है, प्री हिस्ट्री नॉट हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। अगला सवाल कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक पीरियड। देखिए मेसोलिथिक पीरियड को माना जाता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है कि मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड था जब से डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का स्टार्ट हुआ। मेनली वैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे थे लोग इस पीरियड में जो बेसिकली छोटे दांत वाले थे, लेस हार्मफुल थे। मतलब ऐसा नहीं कि शेर को तो डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते ना, तो कुत्ते को, बकरी को, इस तरीके के चीज़ों को उन्होंने, इस तरीके के जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था। और इसमें भी अगर देखें तो डोमेस्टिकेशन सबसे पहले आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। तो वैसे बागौर इसमें ऑप्शन में है, तो आंसर होगा सी, बागौर। So the earliest evidence of domestication of animals has been found in Adamgarh of Madhya Pradesh and Bagor of Rajasthan. Some sites of earliest cultivation of plants around 7000 to 6000 BC भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि भाई जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखा गया है फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिपोजिट ऑफ सांभर लेक। अगला सवाल कहता है कि आपको अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके हैपनिंग की वजह से कैसे हुए हैं ये, उनके हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। पतपारा सेडिमेंटेशन, फिर आता है खितौनी सेडिमेंटेशन, बागौर सेडिमेंटेशन और सिहवाल सेडिमेंटेशन। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो जो सही मैच होगा वो आपको बताना है। इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सबसे पहले जो हुआ था वो सिहवाल सेडिमेंटेशन हुआ था। देखिए सेडिमेंटेशन का भी पीरियड रहा है, और ये जो हुए हैं ये सभी माना जाता है कि ये सभी सेडिमेंटेशन जो हुए हैं, ये सेडिमेंटेशन हुए हैं सोन वैली में, जो कि पड़ता है, सोन वैली पड़ता है एमपी में। यहाँ पे ये साइट्स हैं, चारों साइट जो है सोन वैली की ही है। इनमें से सबसे पहले जो सेडिमेंटेशन हुआ था वो था सिहावल सेडिमेंटेशन, फिर हुआ था पतपारा सेडिमेंटेशन फिर हुआ था बागौर सेडिमेंटेशन, और फिर आखिरी में हुआ था खितौनी सेडिमेंटेशन। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। सो द मिडिल सोन वैली जो है, जो कि एमपी में पड़ता है, प्रिजर्व्स एक्सटेंसिव एलुवियल सेडिमेंट्स फ्रॉम द क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड को माना जाता है कि ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स के आसपास से स्टार्ट होता है, विच कंटेन ए रिकॉर्ड दैट इज रिच इन आर्कियोलॉजी एंड faunal remains. 4 quaternary sedimentation characterize the geological deposits of the middle Son Valley. ये क्रोनोलॉजिकली देखें तो पहले सिहवाल आएगा, फिर पतपारा आएगा, फिर बागौर आएगा, फिर खितौनी सेडिमेंटेशन आएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाउ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वेर क्रीमेटिंग द डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर इन कैलकोलिथिक एरा। तो देखिए एक पैटर्न था, साउथ में अलग पैटर्न था, महाराष्ट्र में अलग पैटर्न था। साउथ में जो पैटर्न था, जब कोई मर जाता था तो क्रीमेशन जो होता था
कैसे दफनाया जाता था, ईस्ट में उस बंदे का हेड होता था, ईस्ट में, और पैर जो होता था वेस्ट में होता था। वही अगर बात करें महाराष्ट्र में तो ये कल्चर कुछ इस तरीके से था, हेड जो होता था दफनाने में वो होता था नॉर्थ साइड में, और पैर का जो पोर्शन होता था साउथ साइड में होता था। सो इन महाराष्ट्र द डेड बॉडीज वेर ब्यूरिड अंडर देयर हाउस फ्लोर, खुद के अपने घर के नीचे के ही मतलब फ्लोर पे ही, जिस फ्लोर पे घर होता था उसी फ्लोर के में, मतलब उसी अपने घर के अंदर ही ये दफना देते थे, इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये होता था कब, ये होता था कैल्कोलिथिक में। कैल्कोलिथिक पीरियड का जो पीरियड माना जाता है वो 3000 BC से लेकर 1500 BC तक का पीरियड माना जाता है, कैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो इस पीरियड में ऐसा हुआ करता था कि जो महाराष्ट्रियन थे उनका कोई मर जाता था तो अपने ही घर के नीचे वो दफना देते थे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वही अगर बात करें साउथ इंडिया में तो ये डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। ईस्टर्न इंडिया में जो ब्यूरियल था, इन ईस्टर्न इंडिया फ्रैक्शनल ब्यूरियल वाज प्रैक्टिस्ड। 9th नंबर क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं पीरियड के बारे में एक बार थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो डिवीजन उसके कुछ इस प्रकार से है। पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक पीरियड जो था ये था 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 BC तक का ये पीरियड माना जाता है, पेलियोलिथिक पीरियड। वही अगर बात करें मेसोलिथिक पीरियड की तो मेसोलिथिक पीरियड जो माना जाता है वो 10,000 से लेकर 8,000 BC तक का ये पीरियड माना जाता है। फिर आता है नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड जो माना जाता है वो 8,000 से 3,000 BC तक का पीरियड माना जाता है। वही अगर बात करें फिर आता है कैल्कोलिथिक, तो कैल्कोलिथिक जो पीरियड है कैल्को मतलब होता है कॉपर, कैल्कोलिथिक पीरियड जो है ये माना जाता है 3000 BC से लेकर 1500 BC तक का। फिर आता है आखिरी में आयरन एज, आयरन एज माना जाता है 1500 BC से लेकर 600 BC तक का पीरियड। तो ये पीरियड थोड़ा सा याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कि एज पर एक्सकवेशन एविडेंसेस कैटल ब्रीडिंग स्टार्टेड इन। तो एज पर एक्सकवेशन की देखें तो एविडेंस जो पाए गए हैं कैटल ब्रीडिंग की वो कहाँ से पाए गए हैं, वो पाए गए हैं मेसोलिथिक पीरियड से। मेसोलिथिक पीरियड जैसा कि मैंने बताया था कि 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक के पीरियड को मेसोलिथिक पीरियड माना जाता है। इस पीरियड में जो है कैटल ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल कह लें, कैटल ब्रीडिंग कह लें, सेम ही बात है। सो एज पर द एक्सकवेशन एविडेंसेस कैटल ब्रीडिंग स्टार्टेड इन मेसोलिथिक एज ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। द बिगिनिंग ऑफ द मेसोलिथिक एज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डेटेड अराउंड 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक का ये माना जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि द कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन स्टार्टेड इन। फूड ग्रेन का कल्टीवेशन देखिए दोस्तों नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था, जब लोग सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने इन्वेंट कर लिया था। अब जो है लोगों ने इन्वेंट कर लिया था क्या, लोगों ने इन्वेंट कर लिया था कि भाई कैसे सेटल लाइफ जीनी है, कैसे जो है एग्रीकल्चर करना है, कैसे जो है व्हील का भी डिस्कवरी हुआ था नियोलिथिक एज में। तो इस वजह से जो है मान सकते हैं कि कल्टीवेशन जो है फूड ग्रेन का वो स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक एज में। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये प्रेजेंट डे आप पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया था कि वीट एंड बार्ली सबसे पहले उगाया गया था। सो इस केस में आंसर होगा नियोलिथिक एज। सो द नियोलिथिक एज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज वॉज द लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ स्टोन एज। जब स्टोन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स थे, टूल थे, उस समय स्टोन के हुआ करते थे। इन इंडिया इट स्पैन फ्रॉम अराउंड 8,000 BC से लेकर 3,000 BC तक के बीच में माना जाता है। द नियोलिथिक एज वॉज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर and the use of tools and weapons made of polished stones. The major crops grown during this period were ragi, horse gram, cotton, rice, wheat and barley. Pottery first appeared in this age. Pottery भी पहली बार नियोलिथिक पीरियड में ही देखा गया था। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। लार्ज स्टोन मोनूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज व्हाट। देखिए साउथ इंडिया में खासकर ऐसा देखा गया था मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड बोल रहा हूँ तो इसमें बोल रहा हूँ 10,000 साल से लेकर 8,000 साल का BC का जो पीरियड था वो उस पीरियड में साउथ इंडिया में जो डेड बॉडीज़ हुआ करती थी
उनको ब्यूरी कैसे किया जाता था, एक पिट खोदते थे, वो एक पिट खोद लेते थे, इसमें बॉडी को डाल देते थे, एक पिट खोद के इसमें बॉडी को डाल दिया और इस पिट के चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, पत्थर ऐसे रख देते थे, ठीक है, स्टोन मोन्यूमेंट टाइप का बना देते थे और यहाँ पे जो पत्थर होता था सबसे बड़ा होता था। इस तरीके की जो मोन्यूमेंट ये बनाते थे, इस तरीके की चीज़ को हम लोग जो है बोलते थे, क्या बोलते थे, हम बोलते थे इसको ब्यूरियल जो है डेड का इसमें हुआ करता था, ठीक है। तो स्टोन मोन्यूमेंट जो हुआ करते थे वो एक प्लेस हुआ करता था फॉर द ब्यूरियल ऑफ द डेड। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि द लार्ज स्टोन मोन्यूमेंट्स have been found from South India, which has been identified as the burial of dead. These tombs were surrounded by large stone pieces, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पीसेस से स्टोन से सजा देते थे। नॉट ओनली द बोन्स बट ऑल्सो द पॉटरी एंड टेराकोटा आइटम्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम दीज टॉम्स। ये जो ब्यूरियल के टॉम्स हुआ करते थे इसमें से हड्डियाँ तो मिली ही हैं इंसानों की, साथ में इसमें जो टेराकोटा की जो कहते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन है, टेराकोटा आइटम जो है पॉटरी वगैरह भी इससे मिला है। ये दिखाता है कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या हुआ करता था। इसका मतलब है कि पॉटरी क्यों ले जा रहे हैं कि वो सोचते होंगे कि मरने के बाद भी कहीं खाना बनता होगा, तो उनका रिलीजियस बिलीफ इनको दिखाता है। अगला सवाल देखिए, माउंड ऑफ आस इज रिलेटेड टू विच नियोलिथिक साइट। तो एक नियोलिथिक साइट है, इस साइट का नाम है संगना कल्लू में, जो कि बेलारी डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डे मैसूर कर्नाटका में पड़ता है, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे माउंड ऑफ आस पाया गया है। ये माना जाता है कि ये नियोलिथिक साइट है, ठीक है। एक तो सबसे पहले फैक्ट है कि संगन कल्लू जो है एक नियोलिथिक साइट है। स्कॉलर्स ने स्पेकुलेट किया है कि जब स्टडी करी तो भाई ये माउंड आया कहाँ से। उन्होंने सोचा कि हो सकता है बहुत सारे एनिमल का डंग होगा, उन डंग को एक जगह इन्होंने जमा किया होगा और आग लगा दिया होगा, इस वजह से जो है वो राख जो आस है वो वहाँ पे पाया गया है। अदर नियोलिथिक साइट जहाँ पे सेम टाइप के जो है एविडेंसेस पाए गए हैं, दैट इज़ द माउंड ऑफ आस जो पाया गया है वो पाया गया उतनूर से, कोडेकल से और कप्पागल्लू से। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ ट्रफ रेसिडेंस ऑफ नियोलिथिक एज आर फाउंड। तो देखिए ट्रफ जो रेसिडेंस है इसको हम लोग पिट ड्वेलिंग भी कहते हैं, ट्रफ रेसिडेंस को पिट ड्वेलिंग भी कहते हैं। पिट ड्वेलिंग किस तरीके से होता है कि मान लो कि एक धरती का कोई पोर्शन है, उसको आपने गड्ढा खोद के उसमें सीढ़ी बना ली उतरने के लिए और इसी गड्ढे में आप रह रहे हो, ऊपर से कुछ कवर कर दिया, ठीक है। इस तरीके की ड्वेलिंग को पिट ड्वेलिंग कहा जाता था, पिट हाउसेस कहा जाता था, जिसे हम ट्रफ रेसिडेंस भी कहते हैं। नियोलिथिक एज में ऐसा देखा गया, 2 जगह से देखा गया। वो 2 जो जगह है वो बुर्जाहोम कश्मीर में और गुल्फ कराल ये भी कश्मीर में ही पड़ता है। दोनों साइड जो है यहाँ पे इस तरीके के हाउसेस देखे गए। सो इन द नियोलिथिक पीरियड द मेंस लाइफ चेंज ड्यू टू सम मेजर अचीवमेंट लाइक बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर आया, उनके समझ में आया भाई, तो उन्होंने फिर सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने व्हील को इन्वेंट कर लिया, व्हील के इन्वेंट होने से बहुत फ़ायदा हुआ उनको। पॉटरी बनाने लगे, व्हील, ठीक है, व्हील इन्वेंशन से पॉटरी भी बनना शुरू हो गया। एट बुर्जाहोम एंड गुफ कराल जो कि कश्मीर में पड़ता है, दोनों जगह पे पिट हाउसेस जिसे हम पिट ड्वेलिंग भी कहते हैं, दे हैव बीन फाउंड एंड दे हैव बीन डग इनटू ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग टू देम। देयरफॉर दीज एविडेंस थ्रो लाइट ऑन द रिमेन्स ऑफ ट्रफ रेसिडेंस ऑफ द नियोलिथिक एज। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर, डॉग्स वेयर क्रीमेटेड इन ह्यूमन ब्यूरियल एट विच प्लेस। तो डॉग्स का जो है आदमी के साथ बुर्जाहोम के जो ब्यूरियल्स खोदे गए उसमें देखा गया कि आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कह सकते कि एक बिलीफ उनका कि भाई जब चूँकि कुत्ता जो होता है कि ह्यूमन का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, तो इसलिए जो कुत्ते को दफना दिया गया आदमी के साथ कि वो इन मतलब नेक्स्ट लाइफ में भी ऐसा सोचना होगा उनका कि नेक्स्ट लाइफ में भी इस बंदे का दोस्त रहेगा। सो द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरियल इन बुर्जाहोम ए नियोलिथिक साइट। बुर्जाहोम एक नियोलिथिक कल्चरल साइट है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। shows that the practice of burying humans as well as their domesticated dog were prevalent. The remains of the trough habitats they have been found from the excavation of Burjahom.
द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बुर्जाहोम वॉज डिस्कवर्ड इन 1935 बाई डी टेरा एंड पैटरसन के द्वारा ये खोजा गया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर देखिए, द मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ सिस्टमेटिक फार्मिंग इन इंडिया इज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। तो ये इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। अब मैप पे आप देखोगे तो भारत ऐसे है, ठीक है, और जो मेहरगढ़ पड़ता है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में समवेयर यहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखा गया था कि ये लगभग आज से 7000 BC का मतलब कि लगभग अभी से 9000 साल पहले यहाँ पे लोग जो है फार्मिंग करना शुरू कर चुके थे, और फार्मिंग बहुत अच्छे से करते थे, सिस्टमेटिक तरीके से करते थे, ठीक है। और मेनली जो है वीट और बार्ली उगाते थे। सो द फर्स्ट क्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम द साइट कॉल्ड मेहरगढ़ विच इज इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान। In the context of around 7000 BCE, evidences of various varieties of agricultural crops of wheat and barley, they have been found from here. The cultural relics from the stone culture to Harappan civilization have been found from मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा साइट था जहाँ पे कल्चरल रिलिक्स यानी कि मतलब जो लोग रहते थे उसकी जो रिमेन्स हैं पाए गए हैं स्टोन कल्चर से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक यहाँ पे लोग रहे हैं। इसके बाद ही ये अबैंडन हुआ था शायद। अगला सवाल है 16 नंबर, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन आर फाउंड। तो अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर होगा मेहरगढ़। इसका आंसर होगा इसका मेहरगढ़, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर होगा इसका मेहरगढ़। 17 नंबर सवाल देखते हैं। नेम द साइट फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द एंशियंट मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लाइफ फाउंड। इसका भी सेम आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह जो कि मतलब ये नियोलिथिक साइट तो है ही, इसके अलावा इसमें जो है कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी लोग रहते थे। सो मेहरगढ़ जो है नियर बोलन पास बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में पड़ता है। दिस वाज द फर्स्ट प्लेस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर द अर्ली मैन लर्नड टू ग्रो बार्ली एंड वीट एंड डोमेस्टिकेट किया इन्होंने सिप्स एंड गोट्स को, क्योंकि उनके दांत जो है छोटे छोटे हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं काट नहीं सकते थे, आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते सकते थे। ब्यूरियल साइट्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट मेहरगढ़ इंडिकेटिंग ए बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। ब्यूरियल क्यों किया गया कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ हो सकता है। दिस साइट इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट दैट डेट्स बैक टू अराउंड 7000 BC। The houses were made of mud and mud bricks, bones of animals, गोट के, इसके अलावा चेयर्ड ग्रेन जो जले हुए अनाज के भी यहाँ पे रिमेन्स पाए गए हैं, along with the terracotta figurines decorated with ornaments। अगला सवाल देखते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं वेल सेटल्ड लाइफ यहाँ पे चल रही थी। अगला सवाल देखते हैं। इन रेफरेंस टू द मेसोलिथिक पीरियड द प्लेस फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड। मेसोलिथिक पीरियड में ही एनिमल हस्बेंड्री शुरू हुआ था, कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुआ था, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में। ये इसकी अचीवमेंट है इस पीरियड की, ठीक है। नियोलिथिक में जैसे हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर सबसे पहले शुरू हुआ था, सेटल्ड लाइफ लोगों ने जीना शुरू किया था, व्हील का इन्वेंशन हुआ था। पेलियोलिथिक में हम कहते हैं कि आग की खोज हुई थी। इस तरीके से मेसोलिथिक का ये अचीवमेंट है कि भाई यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री शुरू हुई थी, और सबसे पहले शुरू हुई थी आदमगढ़, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, MP में पड़ता है सॉरी, और बागौर जो है राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों जगह पे कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। सो इन मेसोलिथिक पीरियड द लाइवलीहुड ऑफ पीपल वेयर हंटिंग। क्या करते थे लोग जीने के लिए? हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, उनका मांस खाते थे, फिशिंग भी करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। आदमगढ़ विच इज़ इन मध्य प्रदेश, इसके अलावा बागौर विच इज़ इन राजस्थान प्रोवाइड द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। दिस टाइम वॉज अराउंड 5000 BC जब ये शुरू हुआ था एनिमल हस्बेंड्री। द डिपोजिट्स इन सांभर लेक, सॉल्ट लेक विच इज़ इन राजस्थान गिव द इंडिकेशन दैट planting was in practice around 7000 to 6000 BC। 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल कहता है कि फ्रॉम वेयर द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन गंगा वैली इज फाउंड। तो देखिए जो ये साइट है लाहौर देवा।
लाहुरा देवा जो साइट है ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे सबसे पहले पैडी कल्टीवेशन का जो है गंगा वैली में देखा गया था। सो द मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन गंगा वैली हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द लाहुरा देवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ संत कबीर नगर। द एविडेंस ऑफ राइस हैज़ बीन फाउंड 7000 BC से लेकर 6000 BC के बीच में फ्रॉम हियर। तो उत्तर प्रदेश यानी कि गंगा वैली में सबसे पहले पैडी यानी कि राइस का जो है कल्टीवेशन शुरू हुआ था। अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है, 20 नंबर सवाल भी उसी से रिलेटेड है। 20 नंबर सवाल कहता है कि द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड फ्रॉम विंध्यन रीजन। विंध्यन रीजन में खासकर वो रीजन कोल्डीवा जो कि आपको प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा महागरा जो कि साउथ ऑफ प्रयागराज में पड़ता है, जो कि विंध्यन रीजन का ही पार्ट है, आर द मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन वर्ल्ड में मोस्ट एंशियंट माना जाता है इसे। द एक्सकेवेशन ऑफ कोल्डीवा विच इज इन उत्तर प्रदेश हैज़ रिवील्ड एविडेंस ऑफ 3 कल्चरल फेजेस। यहाँ पे कोल्डीवा में 3 कल्चरल फेजेस देखे गए हैं। नियोलिथिक कल्चर भी यहाँ पे सर्वाइव किया था एक समय, कैल्कोलिथिक आया फिर बाद में, जिसका पीरियड 3000 से 1500 BC के बीच में माना जाता है। आयरन एज के भी लोग यहाँ पे रहे थे, 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। तो 3 जो है कल्चरल एविडेंसेस फेजेस में माना यहाँ पे पाया गया है। प्लेंटीफुल एविडेंस यहाँ पे राइस के मिले हैं, दिस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ कोल्डीवा एंड महागारा इन लूज फॉर्म एज वेल एज एम्बेडेड इन पॉट सर्ड्स। ठीक है, मतलब बर्तनों में भी, पॉट सर्ड्स में भी राइस रखा था इन्होंने और लूज फॉर्म में भी पाया गया है। तो कोल्डीवा फेमस है, अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ से राइस का मिला है। अगला सवाल देखते हैं, द ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एट फर्स्ट वाज। सबसे पहले कोई ग्रेन जो यूज हुआ था ह्यूमन के द्वारा वो हुआ था बार्ली। और बार्ली मेहरगढ़ अच्छा एग्जाम्पल है। मेहरगढ़ में सबसे पहले वीट एंड बार्ली की उपज की गई थी, उसमें वीट एंड बार्ली में भी सबसे पहले बार्ली की खेती की गई थी मेहरगढ़ में। सो द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस वाज बार्ली। बार्ली वाज ऑल्सो द फर्स्ट cereal to be domesticated by the early humans. Barley and wheat were so called the Neolithic founder crops in the development of agriculture. अगला सवाल देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ मिडिल स्टोन एज बोन मेड ऑर्नामेंट्स आर फाउंड। बोन मतलब हड्डियों से बने जो ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, जिसे कई बार माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे। तो ये पाए गए हैं महादाहा से, और महादाहा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सो द विंध्यास ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द अपर एंड मिडिल गंगा वैली रीजन आर एक्सट्रीमली रिच फॉर माइक्रोलिथ टूल। हड्डियों से बने टूल्स काफ़ी छोटे हुआ करते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ जो है बोला गया है। महादाहा, सराय नाहर राय एंड द दमदमा आर इम्पॉर्टेंट साइट्स इन टर्म्स ऑफ माइक्रोलिथ टूल्स, हड्डियों से बने हुए हथियारों के तौर पे। टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ हॉर्न, जो जानवरों के सींग हुआ करते थे, दे आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम द महादाहा इन ग्रेटर नंबर देन सराय नहर इन प्रतापगढ़ यूपी। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 ह्यूमन स्केल्टन्स फ्रॉम द सेम ग्रेव इज फाउंड फ्रॉम। एक ही ग्रेव से 3 ह्यूमन स्केल्टन्स का मिलना ये कुछ इंडिकेट करता है कि किस तरीके कल्चरल रही होगी। मतलब कि दोबारा खोद के भी, एक बंदा मर गया हो तो दोबारा उसको खोद के फिर दूसरे बंदे को डाल दिया हो, फिर दोबारा खोद के उसको फिर तीसरे बंदे को डाला, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर एक साथ 3 लोग मरे हो तो तीनों लोगों को डाल दिया हो। तो 3 ह्यूमन स्केल्टन्स फ्रॉम द सेम ग्रेव इज फाउंड फ्रॉम, ये पाया गया है दमदमा से। दमदमा इज ए साइट विच इज लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सकवेशन कैरिड आउट हियर फ्रॉम 1982 टू 1987, 41 ह्यूमन ब्यूरियल्स जो है आपको दमदमा में देखने को मिला था। ठीक है, जिसमें से 35 ऐसे ब्यूरियल थे जिनमें एक एक बंदे को दफनाया गया था, सिंगल पर्सन। इसमें 2 ह्यूमन वाले ब्यूरियल थे, टोटल 5 ब्यूरियल ऐसे थे जिनमें 2 लोगों को दफनाया गया था। इसके अलावा इसमें एक ग्रेव ऐसा भी था जिसमें 3 ह्यूमन को दफनाया गया था। A grave of 4 human skeletons buried together has been found from सराय नाहर राय। ठीक है, यहाँ पे 4 ह्यूमन का जो है पाया गया है, बट दमदमा में मात्र जो है
सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पर्सन्स को दफनाया गया वो 3। तो दमदमा में जो है 3 ह्यूमन स्केलेटन पाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि फ्रॉम विच रॉक फॉर्मेशन ऑफ विंध्या रीजन, फ्रॉम विच रॉक फॉर्मेशन ऑफ विंध्या रीजन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन्स आर फाउंड। तो ये पाया गया है कहाँ से? ये पाया गया है लिखाहिया से। सो आउट ऑफ द मिडिल मेसोलिथिक, आउट ऑफ द मिडिल मेसोलिथिक site in the Vindhyan region, maximum 17 skeletons have been found from a rock shelter। एक ही रॉक शेल्टर से, एक ही रॉक शेल्टर से, रॉक शेल्टर मतलब कि पहाड़ में नेचुरली तरीके से जो शेल्टर बन जाता है उसमें 17 ह्यूमन का स्केलेटन पाया गया है। ये लिखैया जो कि कानपुर में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में ये पाया गया है। अगला सवाल देखेंगे। दाधेरी, दाधेरी इज ए लेटर हड़प्पन साइट ऑफ, देखिए दाधेरी जो है लेटर हड़प्पन साइट है पंजाब का। अब हड़प्पन साइट को हम 3 भागों में, फेजेज में बांट सकते हैं। पहला फेज था अर्ली हड़प्पन पीरियड, अर्ली हड़प्पन पीरियड जो कि 3300 से 2600 बीसी के बीच का माना जाता है। अर्ली हड़प्पन जब जो है, अब हड़प्पन पीरियड स्टार्ट ही हुआ था। फिर आता है मैच्योर हड़प्पन, इस समय हड़प्पन सभ्यता अपने मैच्योरिटी पे पहुंच गया था। 2600 से लेकर 1900 बीसी के बीच का ये पीरियड था। फिर आता है लेट हड़प्पन पीरियड, ये जो है इस समय डिक्लाइन देखा गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। 1900 से लेकर 1300 के बीच का ये पीरियड था। तो लेट हड़प्पन साइट जो इसमें से है वो है दधेरी। दधेरी जो है एक लेटर हड़प्पन साइट है विच इज़ लोकेटेड इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। दधेरी इज कंसिडर्ड एज द लेट हड़प्पन साइट एज द एविडेंस ऑफ द पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि लेट हड़प्पन के ही थे। कल्चर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम हियर। अगला सवाल कहता है कि हु एक्सकेवेटेड नवदा टोली। नवदा टोली का एक्सकेवेशन किसने किया था? ये किया था, सही आंसर होगा इसका CHD संकालिया। तो नवदा टोली जो है एक साइट है जो कि लोकेटेड है खारगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर के आसपास बैंक में उसके किनारे पे बसा हुआ है नवदा टोली। दिस प्लेस वाज एक्सकेवेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ HD संकालिया बिटवीन 1957 टू 59। अगला सवाल देखते हैं। इन विच स्टेट नवदा टोली इज लोकेटेड, अभी डिस्कस किया था, ये MP में लोकेटेड है। अगला सवाल देख लेते हैं। गैरिक पॉटरी जिसे हम OCP भी बोलते हैं, ओकरे कलर्ड पॉटरी भी बोलते हैं। तो गैरिक पॉटरी को ओकरे कलर्ड पॉटरी भी बोला जाता है। दिस वाज नेम्ड इन करेक्ट आंसर होगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो जगह है दोस्तों, ये आपको मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट डे हस्तिनापुर हुआ करता था। सो डिस्टिंक्ट पॉटरी यहाँ पे ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम हस्तिनापुर एंड अरंजी खेड़ा। अरंजी खेड़ा भी जो है आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है, गंगा यमुना के दोआब में। दीज आर कॉल्ड गैरिक पॉटरी, ओकरे कलर्ड पॉटरी भी कहते हैं, ड्यू टू विच दीज साइट्स आर referred to as Garrick pottery culture. This culture is also associated with the Ganga Valley copper hoards. अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे सभ्यता बसी थी? रवि नदी के किनारे बसी थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे बसी थी? ये रवि नदी के किनारे बसी थी। हस्तिनापुर हम जानते हैं कि हस्तिनापुर जो है ये गंगा वैली के किनारे बसी थी, और हस्तिनापुर जो है प्रेजेंट डे मेरठ में पड़ता है। नागार्जुन कोंडा ये आपको आंध्र प्रदेश का ये एक प्लेस है, ये पड़ता है आपको गोदावरी नदी के किनारे। पैठान की बात करें तो पैठान जो है ये महाराष्ट्र का एक साइट है और पड़ता है कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, तो इस तरीके से सही मैच होगा 29 का B। हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे बसा हुआ सिविलाइजेशन, हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ कल्चर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठान गोदावरी नदी। अच्छा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा होगा, ठीक है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, और पैठान जो होगा गोदावरी नदी। पैठान महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी। अगला सवाल देखते हैं। द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल, द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल इज फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ विच साइट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा 30वां का, और अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
So Ataranji Kheda excavation has yielded some iron tools. Scholars have dated its time to the first millennium BC. फर्स्ट मिलेनियम BC का ये टाइम डेट किया इन्होंने. दिस प्रूव्स दैट द आयरन टूल्स स्टार्टेड being used in the northern India from 1000 BC. It was considered to be the oldest evidence yet. It is known as that recent excavations and NCERT sources have acknowledged the use of iron in 1500 BC. अगला सवाल देखते हैं. From the contents of Copenhagen Museum, a triangle division of the stone, bronze and iron age was done by Thomson. डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, इनका नाम था क्रिश्चियन जर्गसन थॉमसन. इन्होंने डिवाइड किया था कॉन्टेंट्स ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम इनटू ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ स्टोन. एक तरफ रखा इन्होंने स्टोन एज, दूसरी तरफ रखा एक ट्रायंगल पे, उसके एक पॉइंट पे रखा ब्रोंज और एक पॉइंट पे आयरन. इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म इन्होंने क्रिएट किया था. अगला सवाल देखते हैं. आर्कियोलॉजिकल साइट संघोल इज लोकेटेड इन. संघोल एक आर्कियोलॉजिकल ऐसा साइट है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है पंजाब में. एंड यहाँ पे पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर पोस्ट मौर्यन एरा तक के पीरियड के बीच का जो है यहाँ पे लोग रहते थे. तो संघोल एक होलिस्टिक साइट है, हिस्टोरिकल साइट है. लोकेटेड है ये फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट पंजाब में. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई SS तलवार एंड RS बिस्ट के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था. इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखे गए हैं फ्रॉम द पोस्ट हड़प्पन एरा टू द पोस्ट मॉडर्न एरा. दिस हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर. मिक्स्ड कॉइन्स जो है दे हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कुशाण्स एंड सेमी ट्राइबल पीपल इंक्लूडिंग हिंद पहलवा के द्वारा भी बीमा कडफसिस. इट अपीयर्स दैट देयर वॉज ऑल्सो ए मिंट इन संघोल. अगला और आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, एसर्शन और रीजन वाला सवाल है. एसर्शन कहता है कि द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन द टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड. बिल्कुल सही है. स्टोन एज वाले जो लोग थे विंध्यन रीजन में गंगा वैली में माइग्रेट किए थे टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड, यानी कि अभी से लगभग 12,000 टाइप के साल पहले, 12,000 से भी पहले. रीजन देख सकते हैं. ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इट वाज अ ड्राई फेज इन दिस पीरियड. क्योंकि ड्राई हो गया था विंध्यन रेंज, तो अब वहाँ से कहीं ना कहीं माइग्रेट करके थोड़ा सा वेट लैंड में जाना जरूरी था. गंगा वैली काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी बहती थी. सो दोनों बातें सही है. एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है. और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का. इसी वजह से ये लोग गए ही थे. तो ये हो गया इसका इसका करेक्ट आंसर. So the Stone Age people of Vindhya region migrated to Ganga Valley in terminal Pleistocene period because there was a phase of dryness in this period of time due to climatic change. While Ganga plain जो था वो full of grassland था, वाटर भी वहाँ पे अवेलेबल था, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था. तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है. अगला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंड कल्चर, जिसे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा. तो मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.